फिल्म की शुरुआत साल 1957 के अंटार्कटिका से होती है। विंटर का मौसम था जब अंटार्कटिका में 6 महीने के लिए रात होती है और ऐसे में एक रशियन एरोप्लेन अंटार्कटिका में पता नहीं क्या करने आता है। मगर पेन के दोनों पायलट आपस में बात करते हैं कि बस, हमें बस से पहुंचने में 6 घंटे बाकी है। चलो, अभी अपना काम निपटा लेते हैं। इसके बाद इनमें से सीओ पायलट उठकर शराब की बोतल लेकर पायलट केबिन से बाहर निकलता है। प्लेन बर्फ की चट्टानों से टकराकर टूट जाता है। तो बेसिकली इनके एयरप्लेन में एक बॉक्स होता है जो कि दोस्तों लॉक्ड है। तो पायलट उसके अंदर रखी चीज को हथियाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने ही साथियों की जान ले ली और अंत में खुद भी मारे गए। पर अब सवाल ये उठता है कि उस बॉक्स में आखिर ऐसा क्या था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में अंटार्कटिका के यूएस साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी में। इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर दोस्तों -55 डिग्री है। यहाँ पर काम करने वाली कैरी को स्टेशन मैनेजर से अपने पास बुलाकर कुछ बताता है। अब ये बात बताने के लिए कैरी डॉक्टर के पास जाती है जो कि बाहर ठंड में कुछ लोगों के साथ गेम खेल रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखो, 3 दिन के बाद हमारा प्लेन हमारे देश के लिए जाने वाला है क्योंकि 3 दिन के बाद एक भयानक तूफान आने वाला है। उसी के साथ साथ अंटार्कटिका में ठंड बहुत ज्यादा होने वाली है, तो हमें यहाँ से निकलना होगा, यानी 6 महीने तक यहाँ पर अंधेरा रहेगा। और इतनी ठंड में कोई रिसर्च वर्क तो हो नहीं मायती पाएगा। वो अपनी बात को बता ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे कैरी आकर बताती है कि डेल्फी नाम के एक पायलट ने एक जगह पे एक लाश देखी है। तो इसीलिए अगले ही पल कैरी और डॉक्टर डेल्फी के साथ उस जगह पीडीडी टीएच जाते हैं। और दोस्तों, इन्हें एक अजीब सी लाश मिलती है। देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे ये बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरा है। इसीलिए उसके फेस का एक हिस्सा बहुत ही चिपटा हो गया था। चेहरा तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था कि किसका है। फिर ईद पे लिखे नाम से कैरी उसे पहचानती है कि ओह, ये तो वैसे है जो 1 साल पहले मेरे साथ काम कर चुका है। मगर वो इतनी दूर यहाँ पे करने क्या आया था? उसके पास सेफ्टी गेयर्स भी नहीं थे, ऐसा क्या हो गया? इस तरह के सवाल उसके मन में आते हैं। अब ये लोग यहाँ से लाश को लेकर बसे में आते हैं और उसकी अच्छे से जाँच करते हैं, तो उन्हें लाश के पैर पे एक ताज़ा ज़ख्म दिखाई देता है, जिस पे जल्दबाज़ी में सिलाई की गई है। साथ ही दोस्तों, चेस्ट पे ए से हमला करने के निशान भी होते हैं और यहाँ तक कि अभी तक किसी ने भी वस की मिसिंग होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। यानी वस की मौत कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। पक्का किसी ने उसे जानबूझकर मारा होगा। मगर अंटार्कटिका में आखिर कौन खूनी हो सकता है जिससे वेस्ट को कोई दुश्मनी हो? और अब कैरी कहती है कि मैं कातिल का पता लगाऊंगी। तभी डॉक्टरों को कहते हैं कि अरे, 2 दिन में विंटर शुरू होने वाला है। तुम तो विंटर में अपने घर जाने वाली थी ना। अब क्या, अगर तुम उस फ्लाइट से नहीं गई तो फिर तुम्हें 6 महीने यहीं पर रहना होगा। इस बात को ध्यान में रखना तुम। तभी कैरी कहती कि नहीं नहीं, मैं 6 महीने और तो नहीं रुक सकती यहाँ पर। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक आईडीए है, हम लाश को प्लेन में डालकर यूएस लेकर जाएंगे और फिर एबीआई आराम से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके बाद कैरी सारी बात जाकर सैम को बताती है और उससे पता चलता है कि वह, रबिन और मोनी तीनों साथ में काम करते थे। वहां मेट्रो देखने के लिए वो रुके हुए थे, मगर वैसे तो अपने ही कैंप से बहुत दूर पाया गया। तो अब दिखाते हैं, तो कॉल पे मोनी कैरी से बात करता है कि तुम एक काम करो, वोस्टोक में आकर मिलो। मगर कैरी कहती है कि नहीं, मैं प्लेन भेज रही हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ। मगर मोनी नहीं मानता, तो कैरी वोस्टक जाने के लिए तैयार होने लगती है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि अरे, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुम्हारी जो बर्फीला तूफान आने वाला था, वो 10 घंटे पहले आने वाला है। कैरी कहती है देखिए, मेरा वोस्टोक जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे मोनी ने बुलाया है और मैं पहले डेल्फी के साथ वहाँ पे जा रही हूँ। अगले सीन में कैरी वोस्टोक पहुँच जाती है और वहाँ पे तूफान भी आ जाता है दोस्तों। कैरी फिर बेडी-डीडी मुश्किल से कैंप के अंदर जाती है। वो मोनी को आवाज़ लगाती है मगर वो कोई जवाब नहीं देता। अंदर जाने पर कैरी को मोनी ज़ख्मी हालत में मिलता है। किसी ने उसकी गर्दन काट देती और तभी कोई पीछे से कैरी पर भी ए से जानलेवा हमला कर देता है। उससे बचने के लिए कैरी कैंप से बाहर निकल जाती है और बाहर भी दोस्तों बर्फीला तूफान चल रहा होता है। इस बर्फीले तूफान में एकदम नजदीक की चीजें भी दिखाई नहीं देती और इसी तूफान में किलर ने हेलमेट वगैरह पहन के रखा हुआ था, इसीलिए नहीं दिख रहा होता है कि किलर आखिर है कौन। वो किलर कैरी से भी फाइट करने लग जाता है। कैरी किसी तरह बड़ी सी थी, मुश्किल से एक कैंप से दूसरे कैंप में जाती है और वहां का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। कैरी ने हैंड ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, इसलिए उसके हाथ थोड़ी देर के लिए दरवाजे के हैंडल पर ही जम जाते हैं। जब वो जबरदस्ती उसे छोड़ धाने की कोशिश करती है, तो कैरी के हाथ का खाल निकल जाता है। मगर वो किसी तरह खुद को उस दूसरे कैंप में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करने में बॉडी मुश्किल से कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो बेहोश हो जाती है। फिर नींद में उसे अपने पेस्ट का एक डिस्टर्बिंग सीन आता है। मतलब एक सपना, जिससे परेशान होकर जब कैरी जागती है तो उसके सामने डेल्फी होता है। डेल्फी फिर कैरी को शांत करता है और कहता है कि देखो, तुम बाहर वाले कमरे में बेहोश थी, मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। कैसा फील कर रही हो? तभी कैरी देखती है कि डेल्फिन ने मेरे हाथ के 2 फिंगर्स पे पट्टी लपेट दी है, जिसकी मतलब खाल उधर दिए ताज चुकी थी। उसी की कैरी उसे कहती है कि मोनी की मौत हो चुकी है। उसे एक आदमी ने मार डाला,
जिसके सर से पैर तक गर्म कपड़ों से ढके होने के कारण मैं उसे पहचान नहीं पाई और वो अभी भी यहीं कहीं पर होगा। इसलिए मुझे अच्छे से जाँच करनी होगी। इसके बाद कैरी और डेल्फे मिलकर उस कैंप के सारे रूम्स की जाँच करते हैं और वहाँ उन्हें प्रस नाम का उन्नतेरटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिलता है, जो कि मोनी की लाश की ही जाँच कर रहा होता है और उसे वेस की मौत के बारे में भी पता चल गया था। इसलिए प्राइस को स्पेशली जाँच करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। अब इससे कैरी को शक होता है और वो पूछती है, "क्या तुम मुझे ये बताने का कष्ट करोगे कि उन एक जियोलॉजिस्ट की मौत में क्यों दिलचस्पी ले रहा है?" इस पे प्राइस कहता है कि ये कोई मामूली कत्ल नहीं है। ये अंटार्कटिका का सबसे पहला मर्डर है और मोनी का कत्ल दूसरा है। और हम इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहते। इससे पहले कि मौसम फिर से खराब हो जाए, हमें डेल्टा ओने चले जाना चाहिए। डेल्टा ओने दोस्तों मोनी वेस और रूबिन का वर्क स्टेशन था। वहां जाकर वहां की जांच करने पर उन्हें ग्रिड पैटर्न में एक मैप दिखता है। 6 ग्रिड पर कट मार्क किया जा चुका था, यानी 7वें ग्रिड पे जाने के बाद ही कुछ हुआ होगा पक्का। इसीलिए अब कैरी डेल्फी और 22 तीनों उस 7वें ग्रिड पर जाते हैं, एक बर्फ पर चलने वाली गाड़ी से। और वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है वैसे। अब लोकेशन पर ये पहुंच तो जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक बर्फ के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब पैस और डेल्फी कहने लगते हैं कैरी को कि तुमने सही मैप तो देखा था ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर भी ये लोग पैदल चलकर आसपास देखने लगते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। और कैरी कहती है कि यहाँ की बर्फ के साथ छेद-छादत हुई है। इस जगह को खोदा गया है और यहाँ से उन्हें जो कुछ भी मिला, फिर उन पे बर्फ डालकर छिपा दिया गया है। तभी अचानक कैरी बर्फ के नीचे धँस जाती है। दरअसल वहाँ पे एक सुरंग जैसा बना हुआ था और उस सुरंग में खून के निशान होते हैं दोस्तों। प्राइस गाड़ी से रस्सी लाकर सुरंग में लटका देता है और उसे पकड़ी ढाकर फिर नीचे उतरता है। तभी इन्हें एक कार को एआईआर पेन का दरवाजा दिखता है, जिसे खोलकर ये तीनों अंदर जाते हैं और अंदर की रशियन वोडका को देखकर समझ जाते हैं कि ये प्लेन यूएस का तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये वही 1957 वाला कार्गो प्लेन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। प्लेन के अंदर के लोगों ने एक दूसरे को गोली मारकर खत्म कर दिया था। उनकी लाशें अभी भी यहीं पर हैं। यहाँ का माहौल देखकर कैरी डेल्फ प्राइस सारा माजरा समझ जाते हैं कि जब पायलट प्लेन को संभाल रहा था तो सीओ पायलट अपने साथियों को मारने पीछे गया होगा और एक दो गोली के बाद उसके साथ ही चौकन्ने हो गए होंगे और उन्होंने भी बदले में सीओ पायलट पे गोली चलाई। गार्ड्स और सीओ पायलट ने एक दूसरे को मार डाला और इसमें पायलट को भी गोली लग गई होगी, जिसके बाद प्लेन बर्फ में समा गया। पर सवाल तो ये उठता है कि उन्होंने आपस में लड़ाई करी क्यों होगी? तभी दोस्तों, इनकी नज़र एक बॉक्स में जाती है, जिसका लक टूटा हुआ है और वहीं पे ताज़ा खून भी लगा हुआ है, जो कि शायद वेस्ट का होगा। ताला तोड़ते वक़्त उसके पैर में चोट लग गई होगी शायद। इसी वजह से वेस के पैर पे सिलाई लगी हुई है। बॉक्स के अंदर जो कुछ भी था वही लेने के लिए वो लोग आए होंगे। अब वो लोग कौन है दोस्तों, ये आगे पता चलेगा। पर यहाँ पर कैरी को बेडिड द अजीब लगता है कि ये सब सुनकर प्राइस शॉक क्यों नहीं हुआ, और जब वो प्राइस को कन्फ्रंट करती है तो वो कहता है कि 2 दिन पहले किसी ने यहाँ की हिट लिस्ट के हथियारों के डीलर से कॉन्टैक्ट किया था और जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया था ना, वो इस बॉक्स से मिले 6 कैनिस्टर को बेचने का इंतजाम कर रहे थे। पर उन कैनिस्टर में था क्या, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन 50वीं सदी में सोवियत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसे होने वाले मटेरियल छुपाए थे। अगर इस बॉक्स में उन्हें न्यूक्लियर मटेरियल मिला है, तो वो खुले बाजार में जाने से किसी गलत हाथों में जाने वाला है। अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन्हें तेज आवाज सुनाई देती है। ये जैसे प्लेन के गेट को देखने जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो अचानक बर्फ का ढेर गिरकर प्लेन का दरवाजा ब्लॉक कर लेता है और ये लोग पीछे हटकर फटाफट अपनी जान बचाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ फिर से बाहर बर्फीला तूफान चलना शुरू हो गया है सुरंग धस से। चूंकि होती है और प्लेन का दरवाजा बर्फ से लॉक, तो सवाल ये आता है कि अब ये तीनों यहाँ पे कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि जल्द यहाँ जो ऑक्सीजन है वो भी खत्म हो जाएगा और दम घुटने से मरने में तो टाइम भी लगेगा, मगर इतनी ठंड की वजह से ये पहले जमकर मर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इनको अपना दिमाग और भी तेज दौड़ाना होगा कि आखिर हम यहाँ से सही सलामत कैसे बाहर निकले। ऊपर से इनको एक और समस्या है कि फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। डेल्फी कहता है कि लगता है हमें ये बर्फ़ खोद कर ही ऊपर जाना होगा, तो कैरी कहती है कि बेवकूफ़, हम खोदेंगे किससे, ये बर्फ़ इतनी मोटी है, 20 फीट की होगी और ऊपर तो किसी को पता भी नहीं है कि हम यहाँ नीचे फँसे हुए हैं। तो कौन बचाएगा हमें? कौन आने वाला है? कोई नहीं। इससे डेल्फिन निराश हो जाता है और सोचता है कि बस किसी तरह यहाँ से बच निकल जाऊँ, क्योंकि घर पर मेरी बेबी और बेटी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी दोस्तों, उसकी नज़र रशियन गार्ड की लाश पर पीड़ी दिखती है और वो कहे से कहता है कि जब ये प्लेन पे चढ़ा होगा, तो क्या इसे पता होगा कि यहाँ इसकी मौत हो जाएगी? नहीं ना? तो अब इससे कैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि जब हमें वेस्क की लाश मिली थी, तो उसने कोई भी गरम कपड़े-डिड्ढा नहीं पहना हुआ था। उसकी बॉडी के पास हमें कोई आईएसए भी नहीं मिले, यानी ऐसा हो सकता है कि वेस्क होने के साथ ही प्लेन से निकला हो और प्लेन से निकलने के बाद उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो मरने वाला है। ऐसा हो सकता है और ये भी हो सकता है कि खूनी ने उसे प्लेन में ही मारने की कोशिश की हो और उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया, आओ। डेल्फी भी कहता है कि अरे छोड़ दो ना इस बात को, उसके साथ जो हुआ होगा होने दो। लेकिन अभी हमें यहाँ से बच निकलने के बारे ही
में सोचना है सिर्फ यही कि यहाँ से बच कैसे निकले। तभी ये प्राइस कहता है कि इस प्लेन में इमरजेंसी एग्जिट तो होनी चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट में एक्सप्लोजिव लगे होंगे। उन्हें टिप करने से उस पे ब्लास्ट होगा। मगर डेल्फी कहता है कि नहीं, 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 ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर ब्लास्ट सही से नहीं हुआ, तो इमरजेंसी एक्सिट से बाहर इतनी ज़्यादा बर्फ आ जाएगी कि यहाँ का टेम्परेचर और कम हो जाएगा और फिर हम ठंड से मर जाएँगे। और वो तो छोड़ दो, बर्फ जब हमारे ऊपर गिरेगी तो हम वैसे ही मर जाएँगे। मगर प्राइस मौत का इंतज़ार करने के बजाय ये रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा समझता है। तो किसी तरह वो सैटेलाइट फ़ोन की बैटरी से पावर लेकर ब्लास्ट को एक्टिवेट करवा देता है। और थैंक गॉड की ब्लास्ट बिल्कुल सही से हो जाता है और इमरजेंसी एग्जिट से ये तीनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर अभी भी तेज बर्फीला तूफान चल रहा होता है। ये तीनों किसी तरह गाड़ी में जाकर बैठते हैं और डेल्फियो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। मगर गाड़ी भी ठंडी हो चुकी होती है तो स्टार्ट नहीं होती। मगर कुछ देर लगातार कोशिश करने के बाद गाड़ी शुरू हो जाती है। इसके बाद ये तीनों मैं बसे पर जाते हैं। वहां सईपात तत्तेसी को जब सारा माजरा पता चलता है तो वो अपने देश के सीनियर से बात करके जल्द से जल्द प्लेन को भेजने के लिए कहता है, जिसमें बैठकर यहाँ के सारे एम्प्लॉयज वापस अपने देश जा पाए, क्योंकि सर अब किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। मगर दोस्तों कह रही है कि बस उसे कातिल के बारे में जानना है। तो वो शायद शान से कहती है कि जब वस की लाश मिली थी तो वो पूरी तरह से जमी नहीं थी, यानी उसे मरे हुए ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन हुआ होगा। इसीलिए मुझे डेटाबेस से बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस दिन उस आरिया में प्लेन कौन लेकर गया था। उसे कहता है कि हम सभी कैंप खाली कर रहे हैं, 20 मिनट के अंदर सब यहाँ से उड़ने वाले हैं और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो कैरी कहती है कि मेरे दस्ताने खो गए थे इसलिए मेरे हाथ जम गए थे, बस और कुछ नहीं। फिर भी साके कैरी को एक बार डॉक्टर से मिलने को कहता है और डॉक्टर जब कैरी के हाथों की पट्टियाँ खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके 2 फिंगर्स बिल्कुल बेजान हो गए हैं। जब वो उनमें सुइयाम चुभाते हैं तो कैरी को दर्द भी महसूस नहीं होता। तो डॉक्टर कैरी से कहते हैं कि तुम्हें अपनी ये दोनों उँगलियाँ अब कटवानी होंगी वरना ये इन्फेक्शन तुम्हारे हाथ में फैल सकता है। उँगलियाँ कटवाने के नाम से कैरी बहुत ज़्यादा डर जाती है, मगर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उसे डॉक्टर की बात फिर माननी ही पड़ी रहती है। डॉक्टर कैरी के फिंगर्स को काटते हुए उससे बातचीत भी करते हैं ताकि कैरी का माइंड डाइवर्ट हो जाए। मगर अपनी उँगली खोने का दुख तो और किसी को होगा ना। जब कैरी अपने रूम में अपनी उँगली खोने से परेशान होती है तो वहाँ पे प्राइस आता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर ने तुम्हारे फिंगर्स के बारे में बताया। मुझे बहुत ही बुरा लगा। वैसे तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों नहीं है? तुम मेरे साथ इतनी सख्ती से पेश क्यों आती हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही काम करता हूँ ना। कैरी कहती है कि नहीं, मैं अपने साथ काम करने वालों पे भरोसा करती ही नहीं कभी भी। तो अब प्राइस जानना चाहता है कि आखिर कैरी के साथ हुआ क्या था? मतलब क्या प्रॉब्लम है? वो यूएस छोड़-ढाकर यहाँ पे क्यों आई थी? फिर कैरी अपने पेस्ट के बारे में बताती है और सीन यहाँ से पेस्ट में शिफ्ट हो जाता है। कैरी कहती है कि मैं और मेरा पार्टनर जाके केस पे काम कर रहे थे। महीनों की मेहनत के बाद हमने उस ड्रग डीलर को पकड़ी मिथ डीएच लिया था। इस केस पे काम करते-करते मैंने जाने कितने दिनों तक सोई नहीं थी। इसीलिए जैक ने उस डीलर को बेड के साइड पे हैंडकफ लगा दिया और मुझसे कहा कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं भी जब सोकर उठी तो हैंडकफ खुला हुआ था और वो डीलर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद जैक उसे वॉशरूम लेकर गया था और वो दोनों तुरंत ही वापस आ गए। फिर मैं फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम गई। अचानक डीलर ने मुझ पे पीछे से हमला कर दिया। तभी मैंने तो उसे फाइट करके बेहोश ही कर दिया। लेकिन तभी मुझे जैक का ख़्याल आया कि पक्का उसको डीलर ने नुकसान पहुँचा दिया होगा। मगर ऐसा नहीं था। वो तो हमारी टीम को कॉल पे ये बता रहा था कि डीलर ने कैरी की जान ले ली और वो डीलर भाग गया। मुझे ये सुनकर बड़ाई देती हैरानी हुई कि मेरा साथी मेरे साथ इस तरह कर रहा है। फिर उसने कहा कि इसके लिए मुझे बहुत पैसे मिले थे। इतना काफ़ी नहीं था कि उसने मुझे गन से शूट करने की भी कोशिश की और उससे पहले मैंने उसे शूट कर दिया। उसके पीछे काँच की खिड़की थी, जिस पे गिरने से वो होटल के रूम से सीधा नीचे गया और उसका चेहरा चिपट गया, वहीं पे उसका अंत हो गया था। इसके बाद सीन यहाँ से प्रेज़ेंट में शिफ्ट होता है और कैरी काफ़ी इमोशनल हो जाती है बता-बता के कि बताओ, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। भला मैं आप किसी पे यकीन कैसे कर सकती हूँ? इस केस के बाद ही मुझे मार्शल बनाकर अंटार्कटिका भेज दिया गया था। मैं यहाँ पर 2 साल से काम कर रही हूँ, तो फिंगर्स कट जाने से कैरी अपने स्वेटर के बटन भी लगा नहीं पा रही होती है, तो प्राइस उसकी मदद करता है। अब अगले सीन में कैरी को बस और मोनी का तीसरा साथी रूबिन मिल जाता है अपने ही बसे में। शायद वो भी मैं फ्लाइट पकड़ी डीडीएच कर यूएस लौटना चाहता है। तो कैरी उसे कन्फ्रंट करती है। तो दोस्तों वो बताता है कि हम तीनों ही मेट्रोइड्स की तलाश में गए थे। मगर रडार में हमें ज़मीन के अंदर कुछ होने का इंडिकेशन आया और हम बर्फ में धमाका करके रशियन प्लेन तक पहुंच गए। उस बॉक्स का लॉक तोड़ डालने की कोशिश में वेस ने अपनी टांग पूरी तरह से घायल कर ली। इसीलिए हमने रेडियो पे हेल्प मांगी थी और यहाँ से एक पायलट भी वेस की मदद करने के लिए आ गया था। अब दोस्तों, इससे पहले कि रुबिन आगे की स्टोरी बता पाता, वहाँ कैरी को ढूंढते-ढूंढते डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर को देखकर रुबिन तो भागना शुरू कर देता है। भागते-भागते वो खुद को एक रूम में ही लॉक कर देता है। तो दरवाजे पे शीशा लगा होने की वजह से कैरी उसको देख पा रही थी और कहती है कि देखो जो भी बात है बैठकर आराम से कर लेते हैं।
इस तरह भाग क्यों रहे हो? तभी उस रूम के बाहर की ओर से दोस्तों मतलब जो दरवाज़ा था ना, उसे एक आदमी खोलकर रूबिन भी हमला कर देता है और गलती से दोनों रूम के बाहर गिर जाते हैं। ये कातिल वही है जिसने मोनी को भी मारा था और सर पे पैर तक गरम कपड़ डिडे पहने होने की वजह से कैरी इस बार भी पता नहीं लगा पाती कि ये है कौन। बाहर तेज बर्फीला तूफान अभी भी चल रहा होता है। रूबिन तो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, पर वो कातिल रहम नहीं करता और रूबिन को मार डालता है। तभी पीछे से कैरी आकर उस कातिल पे शवल से हमला करके उसे बेहोश कर देती है और इस तरह कैरी और प्राइस मिलकर उस कातिल को अंदर लेकर जाते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं। उस कातिल का फेस रिवील हो जाता है। वो हार्डन नाम का एक आदमी है जो इसी बसे पे काम करता था, मगर हार्डन अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होता कि वो ये सब क्यों कर रहा है और उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है या फिर नहीं। तब कैरी को हार्ड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हार्डन की वजह से ही उस दिन कैरी की उँगली की खाल निकल गई थी। फिर उसे अपनी दोनों उँगली कटवानी पड़ी डिड ही। इसीलिए वो हार्डन को अपना मुँह खोलने को कहती है, वरना वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी सारी उँगलियाँ काट दूँगी। शुरू में तो हार्डन उसको सीरियसली नहीं लेता, मगर जब कैरी हार्डन की उँगली से खून निकालती है, तब वो डर जाता है और कहता है कि वेस की टाँग पे ज़ख्म लगने के बाद रेडियो पे उन्होंने मदद माँगी थी, तो मैं ही मदद के लिए गया था और उन 6 कैनिस्टर को भी अपने साथ बसे में जमा करने के लिए आया था। वो कैनिस्टर अभी भी मेरे सामान के साथ रखे हुए हैं। इसीलिए दोस्तों पहले तो हार्डन को एक रूम में लॉक किया जाता है और तभी असामी के कैरी को बुलाने के लिए आता है और कहता है कि 15 मिनट में प्लेन टेक ऑफ करेगा। इससे पहले देखो जो भी काम निपटाने हैं उनको निपटा लो। कैरी भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो हार्डन का सामान चेक करने जाती है और जब वापस आती है ना, तो देखती है कि हार्डन खुद को आज़ाद करके भाग चुका है। तो कैरी अपने गुण लेकर हार्डन को ढूंढने निकलती है और एक रूम में उसको डेल्फी दिखता है, वो भी एक घायल अवस्था में। तभी वहां पे प्राइस भी आ जाता है। यहाँ कैरी को फिर प्राइस पे शक होता है, मगर वो रिक्वेस्ट करता है कि देखो मेरा यकीन करो, मैं डॉक्टर को ढूँढने गया था डेल्फी की मदद करने के लिए, मगर वो मुझे मिले ही नहीं। तो कैरी कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है। तभी साब आयस सभी कॉल करके कैरी को जल्दी से प्लेन में आने को कह देता है। कैरी उसको यहाँ की सारी सिचुएशन बताती है। तो उससे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम अभी चले गए तो तुम्हें 6 महीने तक यहीं पर रुकना होगा। कैरी कहती है कि हाँ, समझ गई मैं, मगर मैं डेल्फी को यहाँ छोड़ रहा इलाज कर नहीं जा सकती। इसके कुछ देर के बाद ही प्लेन यूएस के लिए उड़ जाता है और यहाँ पर कैरी, डेल्फी, डॉक्टर और शायद हडन रह जाते हैं। मगर कैरी नोटिस करती है कि हडन अपने प्लेन की चाबी लेकर भागा है। यानी कि वो तेज तूफान आने के पहले ही अपने प्लेन से भागना चाहता है और जब तक यहाँ पर डॉक्टर डेल्फी का इलाज करते हैं, तब तक प्राइस और कैरी हडन को ढूंढने के लिए जाते हैं, उसे रोकने के लिए। ये दोनों किसी तरह हडन के प्लेन में घुस जाते हैं, मगर वहां तो हडन होता ही नहीं। एक्चुअली वो बसे में घुसकर कैरी और पस को ना बसे के बाहर ही लॉक करना चाहता था। ऊपर से वहां पर तेज तूफान भी चल रहा होता है, इसलिए कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता। वो तो अच्छा हुआ वहां पर रस्सियां लगाई हुई थी, उन्हीं रस्सियों की मदद से सब कुछ सही हो जाता है। एक्चुअली बर्फीले तूफान के वक्त लोग अपनी बेल्ट उस रस्सी से अटैच कर लेते हैं, जिससे कि तूफान में उड्डेश ना जाए। उन्हीं रस्सियों से अटैच होकर कैरी और पाय सड़न को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान दोस्तों दोनों बिछड़ डर भी जाते हैं और ऐसे भयंकर बर्फीले तूफान में जहां खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल है, ऐसी सिचुएशन में वो दोनों फाइट करते हुए आगे बेरा चाहें भरे थी बेबुराक रहे होते हैं। लेकिन तभी दोस्तों कैरी को हड दिख जाता है। वो उससे फाइट भी करती है। हड तो आईए लेकर आ जाता है और कैरी पे उसको मारना चाहता है, लेकिन कैरी भी किसी तरह अपनी जान बचाती है और पीछे से प्राइस भी आकर हडन पर हमला कर देता है। काफी देर की भयंकर फाइट चलने के बाद कैरी हडन की बेल्ट हटा देती है, जिससे वो तूफान के साथ उड्डीस खींच जाता है। यानी कि हडन को ये बर्फीला तूफान कहीं निकल जाएगा, उसका तमाम खत्म हो जाता है। इस तरह इसके बाद प्राइस एक बिल्डिंग का लॉक टॉडी सीएच कर अंदर जाता है और अपने साथ कैरी को भी लेकर जाता है। वो दोनों दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और वहीं पर उनको वो 6 कैनिस्टर मिल जाते हैं। कैरी फटाक से उसको खोलकर चेक करना चाहती है कि आखिर इसमें है क्या, पर प्राइस उसको रोकता है, ये कहकर कि अगर इसमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल हुआ तो क्या होगा। पर कैरी नहीं मानती और कैनिस्टर को खोल लेती है। वो हो जाती है बिल्कुल शॉक, क्योंकि उसके अंदर से उसे फ्रूट कैंडीज मिलती है। यानी कि इसके अंदर का जो असल माल था वो किसी ने पहले निकाल लिया है दोस्तों। इससे कैरी और प्राइस दोनों बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर और डेल्फी के पास जाते हैं। तो कैरी सैम को कॉल करती है कि प्लेन में क्या क्या चीजें गई है उसका डाटा मुझे सेंड करो। फिर कैरी कंप्यूटर रूम में जाकर डाटा के आने का इंतजार करती है और तुरंत ही लिस्ट की प्रिंटआउट निकालकर चेक करती है कि क्या-क्या चीजें हैं। तो देखती है कि साइंस बिल्डिंग से कुछ चीजें ले जानी थी, मगर वो प्लेन पे नहीं चढ़ाई गई है। इसलिए कैरी अकेले ही साइंस बिल्डिंग में जाती है। वहां की चीजों के टैग को देखकर वो पैक्स को खोलती है, तो देखती है उनमें लाश है, रॉबिन और वेस की। इस बार जब कैरी वेस की लाश के टांग पे सिलाई देखती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर अपने हाथ से पट्टी खोलकर अपनी उंगलियों पर लगे सिलाई को नोटिस करती है। और बात यह है कि दोनों की सिलाई का स्टाइल बिल्कुल सेम है, यानी कि हार्डन का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर है। क्योंकि हार्डन बस की मरहम पट्टी करने के लिए उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था, या फिर उसने
डॉक्टर को कहीं पर बुलाया होगा, जिसके बाद डॉक्टर और हार्डन ने मिलकर डिसाइड किया कि कैनिस्टर में जो माल है, उसे हम दोनों रख लेंगे और वस को मार देते हैं और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और शायद उन दोनों का प्लान ये था कि वेस के साथ ही मनी और रॉबिन को ये लगेगा कि हमने वस का इलाज करके उसको यूएस भेज दिया है। लेकिन एक चीज़ है, डॉक्टर ने कहा था कि वे की लाश को हम प्लेन से यूएस भेज देंगे, तो फिर उन्होंने भेजा क्यों नहीं? यही सारी चीज़ें सोचते हुए कैरी वेस की लाश को अच्छे से चेक करती है और उससे वेस के पेट में सिलाई दिखती है दोस्तों, जो कि पहले नहीं थी सिलाई, यानी कि डॉक्टर ने इसको हाल ही में सिलाया है। जब कैरी उन सिलाई को काटकर वेस का पेट चेक करती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से कैरी को कच्चे हीरो की पोटली मिलती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाता है। वो समझ चुका था कि मेरा पर्दा फाश हो चुका है। वो कैरी को कहता है कि ये डाइडेफाटर डायमंड है, जिन्हें तलाशने के बाद ही इनकी खूबसूरती निखर कर आती है। वैसे भी 50 सालों से वो हीरे बर्फ के नीचे दबे हुए थे। किसी को उनकी परवाह नहीं थी। मैंने इतने सालों से अपने देश के लिए काम किया। मैंने शादी तक नहीं की। इन हीरो को देखकर मेरे मन में विचार आया कि मैं इन्हें बेचकर रिटायरमेंट लेकर एन्जॉय करूँगा, तो इसमें गलत क्या है? किसी का क्या ही बिगाड़ दिया मैंने बताओ? ये सब कहते-कहते डॉक्टर शब पीने लग जाता है और कैरी कहती है कि किसी का क्या ही बिगड़ जाएगा? सीरियसली डॉक्टर, इन हीरो की वजह से कितने लोगों की जान गई और मेरी तो उँगली भी छिन गई। मैं तो आपकी दोस्त थी ना, खैर वो छोड़ दो, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे बस आपको गिरफ्तार करना होगा। डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं कि वाह! मुझे पता है कि तुम मुझे गिरफ्तार किए बिना तो मानोगी नहीं और तुमने सुना ही होगा कि साउथ पोले की लाइट्स इस वक़्त कितनी खूबसूरत दिखती है। मैं आखिरी बार इसे देखना चाहता हूँ। इसके बाद डॉक्टर बिना किसी सेफ्टी के दरवाज़ा खोलकर तूफ़ान में निकल जाते हैं साउथ लाइट्स देखने के लिए और हमेशा-हमेशा करे, इसी अंटार्कटिका के बर्फ में खो जाते हैं। दरअसल डॉक्टर काफ़ी शर्मिंदा हो गए थे कि उनकी वजह से कितने लोगों की जान गई और वो हीरो के पीछे पीडीडी डेरे हुए थे। इतने सालों तक इज्जतदार डॉक्टर बने रहने के बाद अब वो जेल की हवा नहीं खाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बर्फीले तूफान की हवा खाना ज्यादा अच्छा समझा। फिल्म के आखिर में हम कैरी डेल्फी और प्राइस को इसी बसे में रहकर 6 महीने गुजारते हुए देखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द फिल्म डिकोड, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एन अपडेट।